अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लॉज ऑफ मोशन का आखिरी लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है सेंटर ऑफ मास और जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, आइए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। तो मैं इसको समझाने के पहले आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। हमने पिछले लेक्चर में जो बात डिस्कस की थी वो था आपके पास में मोमेंट ऑफ फोर्स, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स पर डिपेंड है। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या था? तो मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब था जब हम फोर्स को, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते थे तो तब जाके ये टॉर्क बनता था। क्या बनता था? टॉर्क। और इस टॉर्क को हम बोलते थे मोमेंट ऑफ फोर्स। यानी अगर मोमेंट ऑफ फोर्स है, अगर फोर्स को रेडियस से मल्टीप्लाई करें तब जाके वो बन जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हमें एक नया वर्ड देखना है जिसका नाम है मोमेंट ऑफ मास। जिस तरह से मोमेंट ऑफ फोर्स होता है उस तरह से हमको आज निकालना है मोमेंट ऑफ मास। तो यहाँ पर हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे थे तो हमने फोर्स को रेडियस से मल्टीप्लाई किया था। आज हम मोमेंट ऑफ मास निकाल रहे हैं तो मास को रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मास को रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो ये बन जाता है मोमेंट ऑफ मास। क्या बन जाता है? मोमेंट ऑफ मास। समझ में आया? ओके, चलिए अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? तो सेंटर ऑफ मास किसी भी जिस्म में एक ऐसा नुक्ता होता है, सेंटर ऑफ मास किसी भी जिस्म में एक ऐसा नुक्ता होता है जहां पर मोमेंट ऑफ मास का अगर समेशन लिया जाए, क्या लिया जाए? समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ मास। अगर मोमेंट ऑफ मास का समेशन लिया जाए तो वो होता है बच्चों जीरो। क्या होता है? जीरो। फिर से सेंटर ऑफ मास जिस्म में वो नुक्ता होता है जहां पर मोमेंट ऑफ मास का समेशन अगर लिया जाए तो वो क्या होता है? जीरो होता है। उस नुक्ते को कहा जाता है सेंटर ऑफ मास। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन ये होगी कि किसी भी जिस्म में मौजूद ऐसा नुक्ता जहां पर जिस्म की कुल कमियत मरकूज होती है उसे कहा जाता है सेंटर ऑफ मास। लेकिन जो डेफिनेशन हमें याद रखनी है वो डेफिनेशन क्या है? दोनों में डेफिनेशन करेक्ट है, लेकिन हमको जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि सेंटर ऑफ मास जिसमें वो नुक्ता होता है जहां पर मोमेंट ऑफ मास का अगर समेशन लिया जाए, यानी समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ मास जो होता है वो जीरो होता है। ये जो बात मैंने आपके सामने बोली है इसका हम अभी मैथमेटिकल प्रूफ भी देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको मोमेंट ऑफ मास के ताल्लुक से और कुछ खास बातें बता देता हूँ। मोमेंट ऑफ मास बच्चों एक्चुअल में ना ये एक जिस्म में जो नुक्ता मौजूद होता है ये एक हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है। क्या होता है? हाइपोथेटिकल पॉइंट। हाइपोथेटिकल मतलब इसका कोई वजूद नहीं है, सिर्फ बताया जाता है कि जिस्म में एक नुक्ता मौजूद है। ये एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो मोमेंट ऑफ मास की डेफिनेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ मास जिस्म में एक ऐसा हाइपोथेटिकल नुक्ता होता है जहां पर जिस्म की कुल कमियत मरकूज मानी जाती है, उसे कहा जाता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास जिस्म में एक ऐसा नुक्ता होता है जहां पर जिस्म की कुल कमियत मरकूज मानी जाती है और ये नुक्ता हाइपोथेटिकल होता है। हाइपोथेटिकल होता है इसका मतलब इसका कोई भी वजूद नहीं है, सिर्फ माना जाता है कि जिस्म में एक नुक्ता मौजूद है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे माना जाता है। जैसे अगर मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से बैलेंस करूँ, ठीक है, अगर मैं मेरी इस उंगली पर इसको अगर बैलेंस करूँ तो जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाता है उस नुक्ते को माना जाता है बच्चों सेंटर ऑफ मास। क्या माना जाता है? सेंटर ऑफ मास। जहां पर ये बैलेंस होता है उसे क्या माना जाता है? सेंटर ऑफ मास। अब मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ सेंटर ऑफ मास के ताल्लुक से। मान लीजिए अगर आपके पास में इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर इस तरह से फिक्स किया हुआ है। ओके, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चों के जो झूले होते हैं वो इस तरह से होते हैं, जो यहाँ से फिक्स होते हैं और इधर से एक बच्चा बैठ जाता है इस पर और एक इधर से दूसरा बच्चा बैठ जाता है। ठीक है, अक्सर आपको ये स्कूल की जो दीवारें हैं वहाँ पर एक पेंसिल पर दो साइड में दो बच्चे बैठे हुए दिखाई देंगे और सेंटर में वो फिक्स होता है। तो सेंटर ऑफ मास की एक खास बात मैं आपको बताता हूँ। सेंटर ऑफ मास जो होता है बच्चों मास पर डिपेंड होता है। ठीक है, मतलब ये वाला जो रेडियस है आर है, ये वाला रेडियस जो आर है, मतलब इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक रेडियस है और इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक रेडियस है। हमेशा याद रखिए सेंटर ऑफ मास जो होता है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r के। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लीजिए अगर इसका वजन 50 किलोग्राम है, ठीक है, और इसका वजन 10 किलोग्राम है, तो हमेशा याद रखो अगर इसका वजन 50 किलोग्राम है, इसका वजन 10 किलोग्राम है, तो सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट होता है बच्चों वो जिधर ज़्यादा मास होता है उधर सरक जाता है। ठीक है, मान लीजिए अब इधर मास है तो अगर इधर मास है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हमने लिखा है अगर मास ज़्यादा होगा तो उसका रेडियस कम हो जाएगा। देखिए ज़्यादा होता है तो उसका रेडियस कम होता है। देखिए इसका मास ज़्यादा था तो इसका रेडियस कम हो गया।
इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास जो होता है वो जिस्मों में नुक्ता कहीं भी हो सकता है। जिधर मास ज़्यादा होगा तो सेंटर ऑफ मास जो है वो जो पॉइंट है वो हमेशा उधर सरक जाता है, ठीक है। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये भी एक बैलेंस ऑब्जेक्ट है, ये बैलेंस है, दोनों साइड में अगर मास बराबर है, ठीक है, तो ये अपने जो इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा सेंटर में रहेगा। लेकिन अगर इधर से मैं मास को बढ़ा दूं तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इधर सरक जाएगा। अगर मैं इस साइड से मास को बढ़ा दूं तो सेंटर ऑफ मास इधर सरक जाएगा। ये भी आपको सेंटर ऑफ मास के ताल्लुक से बात ख्याल रखनी है। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, सेंटर ऑफ मास जिस्म में वो नुक्ता होता है जहां पर जिस्म की कुल कमियत मरकूज मानी जाती है, जो एक हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है, ठीक है। और जिस्म में किसी भी सेंटर ऑफ मास एक ऐसा नुक्ता होता है जहां पर समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ मास जो होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यह भी मैं आपको मैथमेटिकली प्रूफ करके दूंगा। उसी के साथ साथ में अगर सेंटर ऑफ मास के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मास अगर ज़्यादा है या जो साइड में मास ज़्यादा होता है तो सेंटर ऑफ मास खुद ब खुद उधर सरक जाता है, यानी कि वहाँ पर जो मास होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के, ठीक है। ये इसके ताल्लुक से एक और इंपॉर्टेंट बात थी। और सेंटर ऑफ मास के ताल्लुक से एक बात हमेशा याद रखिए कि सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ा जाता है। तो आंसर है, आपको पता है कि जो हमने इसके अंदर जो लॉस पढ़े हैं जिसे लॉज ऑफ मोशन कहा जाता है, तो वो हमेशा पॉइंट मास के लिए होते हैं। तो पॉइंट मास के लिए जो पॉइंट निकाला जाता है उसे कहा जाता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो पॉइंट मासेस के लिए जो पॉइंट निकाला जाता है उसे कहा जाता है सेंटर ऑफ मास, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस को पढ़ने के लिए सेंटर ऑफ मास की स्टडी की जाती है। यह है सेंटर ऑफ मास के ताल्लुक से कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब हम क्या करेंगे कि सेंटर ऑफ मास को जो ना मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि सेंटर ऑफ मास के ये जो मैंने आपको बात बताई है कि समेशन ऑफ एम आर जो होता है वो 0 के बराबर कैसे होता है, मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा मैथमेटिकली। उसके पहले एक बात और समझ लीजिए कि सेंटर ऑफ मास जो होता है ये किसी भी जिस्म में एक लोकेशन होती है। क्या होती है? लोकेशन। जैसे अगर मैं बोलूं कि भैया इस जिस्म के अंदर सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो अगर मैं इसको इस तरह से बैलेंस करूं तो मैं बोलूंगा यहाँ पर है। ये सिर्फ एक लोकेशन है। बच्चों याद रखिए, सेंटर ऑफ मास सिर्फ एक लोकेशन होता है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। फिर से जुमले पर गौर कीजिए, सेंटर ऑफ मास सिर्फ एक लोकेशन होता है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती इसका मतलब यह है कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटीज विच कैन बी मेजरेबल, ठीक है, उसको हमने क्या बोला था, फिजिकल क्वांटिटी। तो याद रखिए, जो सेंटर ऑफ मास होता है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, हम इसकी पैमाइश नहीं कर सकते। ये भी बात आपको ख्याल रखनी है। ये सिर्फ एक लोकेशन है, बताता है कि इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास यहाँ है। अगर इधर से मैं बढ़ा दूं तो ये फिर सेंटर ऑफ मास इधर सरक जाएगा, मतलब जिधर ज्यादा मास होता है उधर सेंटर ऑफ मास खुद ब खुद सरक जाता है। ये आपको इसके ताल्लुक से खास बात है, याद रखनी है। उसके बाद में हमेशा एक बात याद रखो कि सेंटर ऑफ मास जो होता है किसी भी जिस्म के लिए, जब सेंटर ऑफ मास हम डिसाइड करते तो सेंटर ऑफ मास को डिसाइड करने के लिए जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट रहते हैं, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास अलग अलग होते हैं। सेंटर ऑफ मास सभी का सेंटर में नहीं होता, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास मुख्तलिफ जगह आपको दिखाई देगा, वो हम अभी आगे चल कर डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो मैं आपको ये बात प्रूफ करके बताता हूँ कि हाउ मोमेंट ऑफ मास इक्वल टू 0। और या मैं इसको अगर आगे चल के स्टेप लिखूँ तो क्या स्टेप बनेगी, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ मास किसके बराबर होता है, mr इक्वल टू 0। यानी कि किसी भी जिस्म में ऐसा नुक्ता जहाँ पर मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, किसी भी जिस्म में एक ऐसा नुक्ता होता है जहां पर समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ मास क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इस बात का हमको ख्याल रखना है। अब देखिए मैं इसका मैथमेटिकल प्रूफ दे रहा हूं। मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। फर्स्ट कीजिए, पहले हम जो डिस्कस करें, फॉर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल, हम क्या ले रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम ले रहे हैं जिसमें n पार्टिकल मौजूद है, ठीक है। देखिए n पार्टिकल मौजूद है, इसका क्या मतलब है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर एक डायग्राम दी हुई है, मैं उसको डिस्कस करवा रहा हूँ। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और इधर z एक्सिस है, ठीक है। ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। इसमें ना मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जिसका मास m1 है और इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो r1 है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर वो होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताता है। जैसे ये r1 जो है ये पोजीशन वेक्टर m का पोजीशन वेक्टर है, मतलब इस मास का पोजीशन वेक्टर है। कहाँ से, तो आंसर है ओरिजिन से, ओके। एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ लिया। एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लीजिए जिसका मास m2 है और इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो r2 है, ठीक है। उसके बाद में ये इसके अंदर बहुत सारे मतलब मासेस मौजूद है। हम क्या करते हैं, हमने बोला m1 m2 से लेकर हम बता देते यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और इसका पोजीशन वेक्टर rn है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे मासेस है m1 m2 m3 m से लेकर mn तक, ठीक है। और सभी के पोजीशन वेक्टर r1 r2 से लेकर rn तक है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे m1 m2 m1 m2 m3 अप टू mn, ये क्या है, ये डिफरेंट मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसी के साथ साथ में r1
R2 R3 से लेकर अप टू Rn तक ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। अब इसके बाद वेक्टर का सिंबल भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर पोजीशन वेक्टर कैसे निकालूंगा। अगर मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है तो पोजीशन वेक्टर R इक्वल टू होगा, कैसे लिखेंगे इसको समझिए, इसको लिखेंगे हम समेशन m इंटू आर। क्या लिखेंगे, समेशन m इंटू आर। आर जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको लिखेंगे बच्चों समेशन एम आर डिवाइडेड बाय, ठीक है, समेशन ऑफ एम आई। अब देखिए आपको ऊपर का तो पता है कि समेशन एम आर क्या होता है, तो ये होता है मोमेंट ऑफ मास, ठीक है। लेकिन आपके लिए ये चीज़ नहीं है कि समेशन एम आई क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ। जिस्म के अंदर अगर बहुत सारे मासेस हैं, तो अगर मैं इन तमाम को ऐड करना चाहूँ, तो जब मैं इन तमाम को ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एम आई। यानी कि अगर मैं m1 m2 m3 सबको ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एम आई, और ये बराबर होता है बच्चों कैपिटल M के। क्या होता है, कैपिटल M। यहाँ पर कैपिटल M क्या है, तो आंसर है यहाँ पर कैपिटल M जो होता है वो टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। मतलब इस सिस्टम में जितने भी मास है मैंने सबका समेशन ले लिया, सबको ऐड कर दिया, तो मेरे पास में समेशन एम आई आया, और समेशन एम आई जो है कैपिटल M के बराबर है। मतलब इस पूरे जो जिस्म का जो मास है वो क्या है, कैपिटल M है, जिसे क्या कहा जाता है, टोटल मास। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पोजिशन वेक्टर इक्वल टू समेशन ऑफ M इंटू आर। क्या लिखेंगे, समेशन m इंटू आर, जो कि आपके पास में क्या है, मोमेंट ऑफ मास है, और समेशन एम आई किसके बराबर है, कैपिटल M के बराबर है, ठीक है। चलो यहाँ तक हमको समझता है। अब देखिए अगर आपका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ओरिजिन पर है, मतलब कहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ पर है। अगर आपका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ओरिजिन पर है, यानी कि r इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 0, मतलब कोई भी पोजीशन वेक्टर नहीं है। अगर r इक्वल टू 0 होगा तो m यहाँ पर ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर, ठीक है। क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एम आर डिवाइडेड बाय m इधर डिवाइडेशन में इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, m मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। यानी हमारे पास में क्या बच जाएगा कि समेशन ऑफ एम आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और यही वो बात थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि सेंटर ऑफ मास जिसमें वो नुकता होता है जहाँ पर मोमेंट ऑफ मास जो होता है जिस्म का वो क्या होता है, 0 होता है। इसका मैथमेटिकल प्रूफ आ चुका है, ठीक है। समेशन ऑफ एम आर इक्वल टू 0, मतलब जिस्म में ऐसा नुकता जहाँ पर समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ मास जो 0 हो तो उसे क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। ओके, इसका स्नैपशॉट लीजिए, फिर मैं आगे का बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसके आगे की बात फर्स्ट कीजिए। x1 x2 x3 से लेकर x1 जो ये कोऑर्डिनेट्स है फॉर पोजीशन वेक्टर r1 r2 r3। तो हम इस फार्मूले को कैसे चेंज करेंगे इसको भी आप समझिए। ये फार्मूला कैसे चेंज होगा, ये फार्मूला चेंज होगा पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू समेशन, पहले x के लिए लिख रहे हैं हम, तो मास तो एज का कांस्टेंट रहेगा, और जो r1 है ये हो जाएगा आपके पास में x1। क्या हो जाएगा, x1। ओके, इसका ख्याल रखिए। r क्या हो जाएगा, r की जो वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर हो जाएंगी, x के बराबर हो जाएंगी। मतलब ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ m ऑफ i, ठीक है। यानी आगे चल के बन जाएगा समेशन m इंटू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एम आई किसके बराबर होता है, कैपिटल M के। यानी कि पोजीशन वेक्टर R किसके बराबर हो जाएगा, समेशन ऑफ m ऑफ x डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ये x के लिए हुआ। ओके, अगर मैं y के लिए लिखना चाहूँ तो R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा समेशन ऑफ m ऑफ y डिवाइडेड बाय कैपिटल M। डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ मैं। और अगर मैं z कोऑर्डिनेट के लिए लिखना चाहूँ तो पोजीशन वेक्टर z इक्वल टू होगा समेशन m ऑफ z डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ये है x कोऑर्डिनेट के लिए, ये है y कोऑर्डिनेट के लिए, और ये है z कोऑर्डिनेट के लिए। इसका आपको ख्याल रखना है, ठीक है। चलो, ये तो हुआ आपके पास में एक सिस्टम के लिए जिसके अंदर n पार्टिकल्स मौजूद थे। ओके, लेकिन अगर आपके पास में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर मास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जिसके अंदर डेंसिटी भी जो है वो मसावी है। डेंसिटी मसावी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें मास जो है वो मसावी तौर पर तकसीम है और उसकी जो सिस्टम की जो डेंसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। इसकी क्या एग्जांपल है, तो इसकी एग्जांपल ये आपके सामने टेक्स्ट बुक है। अगर आप गौर करेंगे तो टेक्स्ट बुक की पूरी सतह पर, इस टेक्स्ट बुक की पूरी सतह पर जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कि इधर मास ज़्यादा है, इधर मास कम है, इधर मास ज़्यादा है, इधर मास कम है, ऐसा नहीं है। इस पर मास जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी भी क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी कि डेंसिटी इसमें सेम है। अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया जाए तो उसके लिए हम सेंटर ऑफ मास कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम सेंटर ऑफ मास कैसे लेते हैं बच्चों, ऐसे बॉडी को कहा जाता है कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन लिया जाए, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन लिया जाए तो इसके लिए हम फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए हम समेशन ले रहे थे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए हम समेशन ले रहे थे। अगर कंटिन्यूअसली मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हमको फार्मूला लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे पोजीशन वेक्टर R
कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए समीशन जो होगा चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन में, किसमें, इंटीग्रेशन, ओके। और आपके पास में इंटीग्रेशन में अगर चेंज हुआ, अब आपके पास यहाँ इस्तेमाल क्या करते थे आप, मास, ठीक है, यानी स्मॉल m, तो आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे dm। यहाँ पर dm क्या है, तो dm इज अ स्मॉल मास। अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पूरे ऑब्जेक्ट का मैं एक छोटा सा मास dm ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर dm क्या होगा, dm जो होगा बच्चों स्मॉल मास होगा। और ऑलरेडी आपके पास में जो है r एक वेक्टर है, यानी ये फार्मूला क्या बन जाएगा, r वेक्टर इक्वल टू ये पोजीशन वेक्टर इक्वल टू r इंटू dm, ठीक है, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, यहाँ पर क्या था, समेशन ऑफ mi, तो यहाँ लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है। और हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dm, अगर हम पूरे ऑब्जेक्ट को dm से इंटीग्रेट करें तो आपके पास में फार्मूला बन जाएगा r वेक्टर इंटू dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm जो हो जाएगा बच्चों कैपिटल M के बराबर हो जाएगा। यानी कि आपके पास में कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या बन गया, r पोजीशन वेक्टर r इंटीग्रेशन ऑफ r इंटू dm डिवाइडेड बाय कैपिटल M, जहाँ पर कैपिटल M इज द टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया। तो अगर मैं इसके बाद में अगर मैं x, y और z कोऑर्डिनेट्स के लिए लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, अगर x कोऑर्डिनेट के लिए लिखना है तो इंटीग्रेशन ऑफ r, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ r के योग क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x इंटू dm डिवाइडेड बाय कैपिटल M। और अगर y के लिए लिखना चाहूँ तो पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dm डिवाइडेड बाय कैपिटल M। अगर मैं z के लिए लिखना चाहूँ तो पोजीशन वेक्टर r इंटीग्रेशन ऑफ z dm डिवाइडेड बाय कैपिटल M, ठीक है। ये कुछ फार्मूले हैं जो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हमको ख्याल ये रखना है, अगर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल के लिए है तो समीशन लेंगे, अगर कंटिन्यूअसली मास डिस्ट्रीब्यूशन लेना है तो इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। टेक अ स्नैपशॉट। हाँ देखिए, अगला जो पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, अगर आप देखेंगे पेज नंबर 70 पर, ये पेज नंबर 70 है, यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है और इस बॉक्स में ना जो मैंने आपको बात बताई थी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट सेंटर ऑफ मास होता है, बस यही यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ओके। तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया है बच्चों वो ये दिया गया है, देखिए अगर 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट है इस तरह से, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट का मास ग्रेटर है, मतलब मान लीजिए ये 50 किलोग्राम का है और ये ऑब्जेक्ट 20 किलोग्राम का है, ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, ये बात मैंने अभी आपको बता चुका हूँ कि अगर मास ज़्यादा होगा, जो भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा, अगर सेंटर ऑफ मास पहले इनका यहाँ पर था, अगर इसका मास मैंने बढ़ा दिया तो हमेशा याद रखिए जिधर मास ज़्यादा होता है सेंटर ऑफ मास उधर खुद ब खुद सरक जाता है, यानी कि यहाँ पर m जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r के। अगर मास बढ़ेगा तो सेंटर ऑफ मास जो है वहाँ पर घट जाएगा, ठीक है। यानी जिधर मास ज़्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उधर ज़्यादा होगा। जैसे अगर मैं आपको बता दूँ, ये मेरे 2 हाथ है इस तरह से, ठीक है, इधर 10 kg मास है, इधर 10 kg मास है, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा बिल्कुल सेंटर में होगा। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इधर वाले हाथ में मेरे मास को बढ़ा दूँ, तो बताइए सेंटर ऑफ मास किधर सरक जाएगा, तो आंसर है सेंटर ऑफ मास जो है वो इधर खुद ब खुद सरक जाएगा। और सेंटर ऑफ मास जो है मतलब जो आर की जो वैल्यू पहले अगर यहाँ पर थी तो आर की वैल्यू इधर आ जाएगी, मतलब जिधर मास ज़्यादा होगा उधर आर की वैल्यू खुद ब खुद सरक जाती है, मूव हो जाती है, ठीक है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। ये पहली बात इसमें डिस्कस की गई। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास में, ये पहली बात थी, दूसरी बात इसके अंदर ये डिस्कस की गई बच्चों, अगर आपके पास में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सिमेट्री ऑब्जेक्ट है, सिमेट्री मतलब जिसके ऊपर जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरह से अगर आपके पास में एक ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे ये आपके पास में इस तरह की शक्ल है या फिर एक सर्कल है, तो हमेशा याद रखिए जो इनके सेंटर ऑफ मास होते हैं वो हमेशा इनका ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होते हैं। कहाँ पर, इसे कहा जाता है ज्योमेट्रिकल सेंटर। क्या कहा जाता है इसको, ज्योमेट्रिकल सेंटर। जो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और जो यूनिफॉर्म डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे सर्कल बताया मैंने इस तरह की शेप, तो हमेशा याद रखिए जो इनके सेंटर ऑफ मास होता है इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होते हैं। इसे क्या कहा जाता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक है, याद रहेंगे आपको। ये दूसरी बात है उसमें। तीसरी बात इसके अंदर बच्चों ये बताई गई है कि अगर आपके पास में एक ऐसा मुसल्लस है, देखिए, ठीक है, एक ऐसा मुसल्लस है जिसकी ये साइड इसके बराबर है, ठीक है, एक ऐसा मुसल्लस जिसकी 2 साइड जो है वो इक्वल है, तो ऐसे मुसल्लस के अंदर सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, तो अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ पर ये दिखेगा कि ये वाला x एक्सिस है और ये वाला y एक्सिस है। अगर आप गौर करेंगे तो इस पूरे मुसल्लस का जो मास है वो y एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, x पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर x पर जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और y पर जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों याद रखिए ये होगा h/3। कितना होगा, h/3। h क्या है यहाँ पर, तो h इज द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए अगर इस तरह की शेप आपको दिखती है तो यहाँ पर जो मास है वो इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है x पर, इसलिए 0 है। ये पूरा का पूरा मास y पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू होगी बच्चों हमेशा याद रखिए वो होगी h/3, मतलब अगर इस शेप का अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो। चौथा है, अगर आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, देखिए ये आपके पास में x कोऑर्डिनेट है, ये x है और ये y है। अगर आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर मैं इस तरह से ट्रायंगल बनाऊँ
ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, तो मान लीजिए अगर ये वाली साइड की वैल्यू P है, इसकी वैल्यू Q है, क्या है P और Q, तो यहाँ पर जो XC होगा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पर जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों वो होगा, याद रखिए P/3 के बराबर। किसके बराबर, P/3। और अगर हम Y ऑफ C ले मतलब Y पर जो सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा बच्चों Q/3 के लिए, ठीक है। यानी अगर आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल है तो X पर P/3 होगा और Y पर क्या होगा Q/3। इसके लिए Y पर क्या होगा H/3। अगर इस तरह के सेमी सिमेट्री का अगर ऑब्जेक्ट हो तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा, ओके। और जिधर मास ज्यादा होता है सेंटर ऑफ मास खुद ब खुद उधर सरक जाता है। ये 4 पॉइंट है, स्नैपशॉट लीजिए, आगे का बता रहा हूँ। देखिए 5वीं वाली डायग्राम क्या है, अगर आपके पास में एक सेमी सर्कुलर रिंग अगर है और इस रिंग का अगर रेडियस कैपिटल R है, सेमी सर्कुलर रिंग किसे कहा जाएगा, जैसे अगर एक पूरी रिंग है उसको आप दरमियान से हाफ काट दो तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, सेमी सर्कुलर रिंग। कैसे बनती है देखिए मैं आपको बताता हूँ। सेमी सर्कुलर रिंग जो होती है बच्चों इस तरह से बनती है और ये ऐसे, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सेमी सर्कुलर रिंग। देखिए इधर का जो सर्कल है इसका काट दिया गया है। अब अगर आप गौर करें ये वाला इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है। जो पूरा का पूरा मास है इसका रेडियस क्या है, कैपिटल R, और यहाँ से लेकर ये भी रेडियस क्या है, कैपिटल R। अगर आप गौर करें तो एक्स एक्सिस पर इसका जो मास है बिल्कुल जीरो है, मतलब यहाँ पर एक्स जो होगा सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो। लेकिन अगर आप गौर करें वाई एक्सिस पर पूरा का पूरा मास इसका डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो याद रखिए वाई एक्सिस पर जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास होता है बच्चों वो होता है 2r/π के, किसके 2r/π, जहाँ पर r इसका रेडियस है और पाई जो इसका फेज है, ठीक है। यानी ये आपको 180 दिखाई दे रहा है ना, अगर आप गौर करें तो ये 180 है और 180 क्या होता है, पाई होता है। यानी कि यहाँ पर y = क्या होगा, 2r/π। ये होगा किसके लिए, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, ओके। अगर आपके पास में छठा वाला पॉइंट, अगर आपके पास में सेमी सर्कुलर डिस्क अगर हो, देखिए रिंग और डिस्क में फर्क होता है ना, ये बात आपको ख्याल रखनी है। अगर डिस्क आपके पास में जिसका रेडियस कैपिटल R है तो उसके लिए आपके पास में सेंटर ऑफ मास क्या होंगे, देखिए ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर डिस्क है। और डिस्क जो है इस तरह से अंदर से पूरी भरी हुई रहती है, आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर कलर से उसको बताया गया है, ठीक है, डिस्क का है। तो अगर आपके पास में सेमी सर्कुलर डिस्क अगर है तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो फिर से x पर इसका कोई भी मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब यहाँ पर xc क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पर xc जीरो है तो अगर हम y कोऑर्डिनेट पर देखें तो y कोऑर्डिनेट पर इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, देखिए इसका क्या था बच्चों, 2r/π था, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए अगर इसका 2r/π है तो इसका हो जाएगा बच्चों 4r/3π, क्या हो जाएंगे 4r/3π, ओके। याद रहेगा आपको, सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए क्या होगा 4r/3π और इसके लिए क्या होगा 2r/π। याद रखिए ये एमसीक्यूज में सवालात आते हैं और नीट में और जेईई में तो इसमें बहुत सारे सवालात आते हैं। सेंटर ऑफ मास पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल लर्न करना है आपको कि YC पर इसका कितना होता है 4r/3π, ओके। टेक अ स्नैपशॉट, फिर आगे का देख, ठीक है। आपके पास में अगर हेमी स्फेरिकल शेल अगर हो और उसका रेडियस R हो, हेमी स्फेरिकल शेल की एक खास बात होती है ये अंदर से पूरी तरह से खोखला होता है, ठीक है। अगर आपके पास में हेमी स्फेरिकल शेल हो तो उसका शेल अगर हो तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, देखिए ये आपके पास में x कोऑर्डिनेट है और ये आपके पास में y कोऑर्डिनेट है। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने का तरीका ये है कि इस तरह से बनेगा और ये आपको ऐसा दिखाई देगा। इसे क्या कहा जाता है, हेमी स्फेरिकल शेल। इसका रेडियस क्या है, कैपिटल R है। तो इसके लिए आपके पास में जो है सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो अगर आप गौर से देखिए तो इसका जो XC है, बताइए XC पर सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो आंसर है XC पर इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो जीरो होगा, मतलब x कोऑर्डिनेट पर जो मास कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। लेकिन इसके भी y कोऑर्डिनेट पर जो है वो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट है इस पर जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों वो याद रखना आपको होगा R/2। कितना होगा, R/2। किसके लिए, हेमी स्फेरिकल शेल के लिए, ओके। ये वो 7वां पॉइंट। अब हम 8वां पॉइंट डिस्कस करते हैं। 8वां पॉइंट I2 डायग्राम आपकी जो टेक्स्ट बुक में दी गई है वो है बच्चों सॉलिड, क्या है, सॉलिड हेमीस्फीयर। क्या है, सॉलिड हेमीस्फीयर। अगर एक सॉलिड हेमीस्फीयर हो, ठीक है, एक सॉलिड हेमीस्फीयर हो और अगर इसका रेडियस क्या हो, कैपिटल R, ठीक है। सॉलिड मतलब जो पूरी तरह से अंदर से सख्त है, पूरा भरा हुआ है। ये वाला जो था खोखला था, ये जो हम सॉलिड स्फीयर है जो पूरी तरह से भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर इस तरह से हो तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास क्या होगा, देखिए ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। हम एक ऐसा शेल ले रहे हैं जो पूरी तरह से ऐसे अंदर से भरा हुआ है, मतलब ये खोखला नहीं है, खाली नहीं है। तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास बच्चों क्या होगा, याद रखिए इसके लिए जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पर इस तरह से बताया जाता है इसको ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो याद रखिए फिर से x कोऑर्डिनेट पर सेंटर ऑफ मास जीरो है क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और y कोऑर्डिनेट पर जो इसका सेंटर ऑफ मास y = 3r/8। कितना होता है ये,
3r/8। याद रखिए सॉलिड स्फीयर के लिए 3r/8 है और हेमी स्फीरिकल शेयर के लिए r/2 है। ओके, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो टेक अ स्नैपशॉट। देखिए लास्ट वाले दो है 9 और 10 नंबर के, मैं यहाँ डायग्राम बना के रखूँ ताकि अपना टाइम बच जाए। पहला ये अगर हॉलो राइट सर्कुलर कोन हो, मतलब एक ऐसी कोन हो जो अंदर से बिल्कुल खाली हो, हॉलो राइट सर्कुलर कोन, इस तरह से जो हम आइसक्रीम की कोन खाते हैं ना, बस समझ लिए उसी तरह से, लेकिन अंदर से इसकी खास बात ये है कि ये अंदर से जो है बच्चों ये खोखली है। ओके, यहाँ हम आपको ख्याल रखना है कि अंदर से पूरी तरह से खोखली है। तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास क्या होगा, याद रखिए यहाँ पर एक्स ऑफ सी जो होगा वो 0 होगा, और यहाँ पर जो वाई ऑफ सी होगा बच्चों इसकी जो वैल्यू होगी ये होंगी r/2। क्या होंगी, r/2। किसके लिए, हॉलो जो अंदर से खाली है राइट सर्कुलर कोन के लिए कितना होगा, x = r/2 होगा। ठीक है, अब इधर आते हैं, ये सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है, ये अंदर से इसकी खास बात ये सॉलिड हमने बोला है, ये पूरी तरह से भारी है, यानी अब हमने क्या किया, आइसक्रीम के कोन के अंदर आइसक्रीम को भर दिया। तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसके लिए सेंटर ऑफ मास होगा x = 0 x कोऑर्डिनेट पर, और y ऑफ सी कितना होगा, तो इसके लिए y ऑफ सी होगा बच्चों r/4। ठीक है, ये आपको दोनों के लिए फर्क याद रखना है। उसके लिए r/4 होगा, इसके लिए r/2 होगा। कोई बुक्स इसको r/4 या r/2 बताती है अगर हम इसकी हाइट h ले, ठीक है, और इसकी हाइट अगर h ले, ठीक है, तो फिर ये फार्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, ये फार्मूला चेंज हो जाएगा x ऑफ c = h/2, और ये फार्मूला चेंज हो जाएगा y ऑफ c = h/4। ठीक है, दोनों भी आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। ये हॉलो राइट सर्कुलर कोन के लिए है और ये सॉलिड राइट सर्कुलर कोन के लिए। टेक अ स्नैपशॉट। हाँ, देखिए अगला टॉपिक है आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है। तो देखिए हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है। तो हम जानते हैं अगर आपके पास में मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, उसकी v1 v2 v3 और डॉट 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 vn जो है इसकी वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। ओके, m1 m2 डॉट 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 mn तक क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम इसके लिए पोजीशन वेक्टर लिखे तो हम कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर इक्वल टू समेशन, ठीक है, m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, m इनटू वहाँ पर r किया करते थे, यहाँ हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो इनको क्या करेंगे इनटू v, यानी कि समेशन m इंटू वी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ m ऑफ i, यानी कि समेशन ऑफ एम वी जो होता है बच्चों p के बराबर होता है और समेशन m ऑफ i किसके बराबर होता है, कैपिटल M के, क्योंकि हम जानते हैं मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, मोमेंटम। यानी कि यहाँ पर पोजीशन वेक्टर क्या निकल चुका है, पोजीशन वेक्टर इक्वल टू टोटल मोमेंटम अपॉन टोटल मास। क्या हो जाएगा ये, टोटल मोमेंटम अपॉन टोटल मास। ये है वेलोसिटी ऑफ मास। क्या है बच्चों, ये वेलोसिटी ऑफ मास। अब हमने यहाँ पर पोजीशन वेक्टर नहीं निकाला है, हमने क्या निकाला है यहाँ पर, वेलोसिटी निकाली है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे v, ठीक है। वहाँ पर r निकालते तो यहाँ r लगाया जाता था, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, v लगा देंगे। मतलब v इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम अपॉन टोटल मास। इसको क्या कर दो, टोटल मोमेंटम अपॉन टोटल मास। तो वेलोसिटी का क्या फार्मूला बन गया यहाँ पर, वेलोसिटी फॉर सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी फॉर सेंटर ऑफ मास होता है टोटल मोमेंटम अपॉन टोटल मास, ठीक है। तो टेक अ स्नैपशॉट। अब आगे है आपका वेलोसिटी ऑफ तो ठीक है। अब देखिए हम इसको, ये तो आपके पास में एक सिस्टम के लिए, अगर आप कंटिन्यूअसली मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर लिखना चाहे तो आपके पास में ये फार्मूला कैसे बनेगा। अगर हम कंटिन्यूअसली मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिखना चाहे तो हमारे पास में फार्मूला क्या बनेगा, इसको देखिए, फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम कंटिन्यूअसली मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिखे तो आपके पास में बन जाएगा बच्चों v इक्वल टू, देखिए समेशन चेंज किस में होगा, इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन मास, ठीक है। तो मास को हम क्या लेते हैं, स्मॉल मास को हम हमेशा क्या लेते हैं, dm इंटू मल्टीप्लाई बाय v और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, यानी कि v इज इक्वल टू बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dm डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ये किसके लिए, कंटिन्यूअसली मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो टेक अ स्नैपशॉट। आपका वो है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर a1 a2 a3 से लेकर an तक जो है ये एक्सेलरेशन ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। m1 m2 m3 से लेकर mn तक जो है ये मास ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। अगर हम एक्सेलरेशन लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आपके पास में a इक्वल टू समेशन मास, ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ओके, ये एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का सिंबल लगा सकते हैं, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ क्या होता है, m ऑफ i, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में समेशन ऑफ m ऑफ a
ठीक है, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एम ऑफ आई किसके बराबर होता है, कैपिटल एम के, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू समीशन ऑफ एम ए किसके बराबर होता है, तो एम ए जो होता है ये फोर्स के बराबर होता है, मतलब हम यहाँ लिखेंगे अप्लाइड फोर्स, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास, क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास। तो एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला बन गया, एक्सेलरेशन फॉर सेंटर ऑफ मास का फार्मूला बन गया बच्चों अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है। या इसको अप्लाइड फोर्स के अलावा इसको रिजल्टेंट फोर्स भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, रिजल्टेंट फोर्स अपॉन टोटल मास, क्या लिख सकते हैं इसको, रिजल्टेंट फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है। तो ये है आपके पास में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। दूसरा है अगर हम कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर लिखे, कंटिन्यूसली मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर लिखे तो क्या फार्मूला बनेगा, देखिए हम जानते हैं कंटिन्यूसली मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम समेशन को इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं, तो आपके पास में फार्मूला हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मास को क्या लिखते हैं हम, डीएम लिखते हैं और यहाँ पर ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, यानी कि ए वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर इंटू डीएम, और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम किसके बराबर होता है, तो कैपिटल एम के बराबर होता है। ये है एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूसली मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट। ओके, तो टेक अ स्नैपशॉट। हाँ देखिए, इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है आपका उसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो इसको समझते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है बच्चों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस्मों में एक ऐसा नुक्ता होता है जहाँ से जिस्मों का कुल वजन जो होता है mg, है ना, तो जिस्मों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस्मों में वो नुक्ता होता है जहाँ से जिस्म का कुल वजन mg जो होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, मतलब उमूदन नीचे की जानिब होता है, उस पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे अगर मैं ऑब्जेक्ट बता दूं आपके पास में, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी में एक ऐसा नुक्ता होगा बच्चों जहाँ से इस जिस्म की कुल जो वेट है जिसको हम mg बोलते हैं, इसका जो वजन होता है कुल mg जो होता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो उस नुक्ते को कहा जाता है बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे हमने बहुत सारी बार देखा है, अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं तो हम बोलते हैं कि इसका जो वेट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है mg, तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों जहाँ से जिस्म का कुल वजन वर्टिकली डाउनवर्ड होता है mg, इस पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और हर जिस्म में ये नुक्ता कहाँ पर होता है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए ये नुक्ता डिफरेंट पोजीशन पर मौजूद होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब जिस्म का एक ऐसा नुक्ता जहाँ से जिस्म का कुल वजन उमूदन नीचे के जानिब अमल करता है, उसे कहा जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और इसके ताल्लुक से एक बात और ख्याल रखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा नुक्ता होता है जिसके अतराफ में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा नुक्ता होता है जिसके अतराफ में टोटल जो टॉर्क होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस्म में एक ऐसा नुक्ता होता है जिसके अतराफ में टोटल टॉर्क एक्टिंग बाय ग्रेविटेशन फील्ड, मतलब ग्रेविटेशन फील्ड के जरिए जो टॉर्क ऐड होता है इस नुक्ते के अतराफ में बच्चों हमेशा याद रखिए वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो, यानी यहाँ पर टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो नुक्ता होता है जिसके अतराफ जो टॉर्क होता है एक्ट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या होता है, जीरो। यानी अगर यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स की मदद से जो टॉर्क लगता था वो अगर जीरो है तो इस जीरो का मतलब क्या है बच्चों, तो इस जीरो का मतलब है ये है कि जिस्म जो है यहाँ पर रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता, वो सिर्फ जो है वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में मौजूद रहता है। यानी कि जो टॉर्क लगता है ऑब्जेक्ट के लिए, तो हमको पता है टॉर्क लगने की वजह से क्या होता है, तो आंसर है टॉर्क लगने की वजह से जिस्म जो होता है वो रोटेट करता है, वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अतराफ में ये एक ऐसा नुक्ता होता है जहां पर जो रिजल्टेंट टॉर्क होता है जो किसकी वजह से लगता है, तो आंसर है ग्रेविटी फोर्स की वजह से लगता है। तो जो ग्रेविटी फोर्स की वजह से जो टॉर्क लगता है तो वो इस नुक्ते के अतराफ में हमेशा जीरो होता है, इसीलिए जो आपका जो सिस्टम होता है वो हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है, वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता। ओके, ये बात आपको ख्याल रखनी है। अब इसके ताल्लुक से जो तीसरी खास बात है वो ये है बच्चों कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड होती है, ओके, अगर आपके पास में यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसका क्या मतलब है, तो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब अगर जी की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, तो हमेशा याद रखिए अगर जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही नुक्ते पर मौजूद होते हैं, मतलब एक कोइंसाइड होते हैं। कब, अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी कि अगर जी इक्वल टू कांस्टेंट है जो हमारे अर्थ पर हर पॉइंट के लिए अप्लाई होता है, तो हमेशा याद रखिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो एक ही नुक्ते पर होता है, दोनों भी कोइंसाइड होते हैं। तो हमने इसके ताल्लुक से 3 पॉइंट डिस्कस किया। सबसे पहले एक ऐसा नुक्ता होता है जहां से जिस्मों की कुल कमियत, जिस्मों का कुल वजन उमूदन नीचे की जानिब अमल करता है, एक पॉइंट है।
दूसरा पॉइंट ये है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ये एक ऐसा नुक्ता होता है जिसके अतराफ में जो रिजल्टेंट टॉर्क होता है अप्लाइड बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड, जो ग्रेविटेशनल फील्ड की मदद से अप्लाइड होता है उसको वो क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। यानी बॉडी जो होती है इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है, वो रोटेट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर टॉर्क लगता था तो वो उसको रोटेट करवा देता था, तो वो ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करता। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी कि अगर जी की वैल्यू कांस्टेंट है, जैसे हमारे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो अगर ये वैल्यू कांस्टेंट होती है तो हमेशा याद रखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड होते हैं, मतलब एक ही नुक्ते पर मौजूद होते हैं। अगर यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अगर जी इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट है, अगर जी इक्वल टू कांस्टेंट है, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर यही है, मतलब अगर सीएम यही है, सॉरी सेंटर ऑफ अगर सीजी यही है तो यहाँ पर ही बच्चों सीएम भी होगा। सीएम का मतलब क्या है, तो सीएम का मतलब है सेंटर ऑफ मास और सीजी का मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब अगर जी इक्वल टू कांस्टेंट है जो हमारे पूरे अर्थ पर अप्लाइड होती है, अगर जी की वैल्यू कांस्टेंट है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड होते हैं, एक ही जगह पर मौजूद होते हैं। ठीक है, एक चीज है। अब इसके ताल्लुक से जो आपको चौथा पॉइंट याद रखना है वो ये है बच्चों कि अगर बहुत लार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कैसे होगा। लार्ज ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है, मतलब मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा इस तरह से पहाड़ है, ठीक है, तो इसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा। तो याद रखिए अगर यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है इस पहाड़ का, मान लो अगर यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है तो हमेशा याद रखिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए वो सेंटर ऑफ मास से थोड़ी नीचे होती है। मतलब कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। इसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास से थोड़ा नीचे होता है, और स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए जहां पर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड अगर कांस्टेंट है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है बच्चों कोइंसाइड होते हैं। तो मैंने कितने पॉइंट बता दिया। सबसे पहले एक ऐसा नुक्ता होता है जहां से जिस्मों की कुल कमियत, कुल वजन जो होता है वो नीचे की जानिब उमूदन अमल करता है, एक चीज। दूसरा, इसके अतराफ में जो रिजल्टेंट टॉर्क होता है जो ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से अप्लाइड होता है वो जीरो होता है, मतलब बॉडी रोटेट नहीं कर सकती। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास में यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन फील्ड है तो जी और जो सीएम है यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास जो होता है वो एक दूसरे के कोइंसाइड होते हैं, और बहुत ज्यादा लार्ज अगर ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है, ओके। अब आपके टेक्स्ट बुक में एक फाइनली जो डायग्राम डिस्कस की गई है मैं आपको बता देता हूँ कि डायग्राम का क्या मतलब है। देखिए आपके पास में जो टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम बनाई गई है वो इस तरह से है। यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट से इस तरह से एक स्ट्रिंग को बांध दिया गया, एक धागा इस तरह, मान लीजिए धागा ये, और यहाँ पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ऐसी है, थोड़ा सा ये ऐसे, ठीक है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एक पॉइंट बता दिया गया और एक पॉइंट यहाँ बता दिया गया। ठीक है, इस तरह से दो पॉइंट्स है, सॉरी ये पॉइंट यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है, और इसको एक्सिस को ऐसे आगे बढ़ा दिया गया है। ओके, पहली शक्ल ऐसी है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है इसमें दो पॉइंट बताए गए हैं। एक ये वाला पॉइंट है, इस ये वाले पॉइंट से इस एक्सिस को गुजारा गया बच्चों, इस एक्सिस को कहा जाता है लाइन ऑफ प्लम। क्या बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ प्लम। हमेशा याद रखिए जो किसी भी ऑब्जेक्ट के एक पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरता है उसे क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ प्लम। क्या बोलेंगे इसको, लाइन ऑफ प्लम। लाइन ऑफ प्लम यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इस ऑब्जेक्ट के इस नुक्ते से गुजर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम लाइन ऑफ प्लम। ओके, समझ में आ गया। अब अगले डायग्राम में इन्होंने क्या किया, देखिए अगले डायग्राम में इन्होंने क्या किया कि ये वाले ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट कर दिया, मतलब इसको ऐसे घुमा दिया। जब इसको ऐसे रोटेट किया गया तो बच्चों ये डायग्राम इन्होंने ऐसे बनाई, देखिए ये ऐसे, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब इस ऑब्जेक्ट को घुमा दिया गया है ना इस तरह से, ये खींची गई आपके पास में लाइन ऑफ प्लम। ये क्या है, लाइन ऑफ प्लम। तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों वो यहाँ चले गया, ठीक है। देखिए ये वाला पॉइंट जो यहाँ पर था वो यहाँ पर चले गया, ठीक है। इस तरह से देखो, इसको ऐसे आपको घुमी शक्ल दिख रही है, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ चल गया। तो ये वाले पॉइंट से जो लाइन ऑफ प्लम गया था हम इसको ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी ये आपके पास में लाइन ऑफ प्लम है, और ये वाला जो पॉइंट है बच्चों वो यहाँ आ गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है ऐसे घूमकर यहाँ आ गया, तो इससे हमने एक लाइन ऑफ प्लम को गुजार दिया। तो जहां पर दो लाइन ऑफ प्लम एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, जहां पर दो लाइन ऑफ प्लम एक दूसरे को मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पर बच्चों इसी पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ मास, और इसी पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी कि आपको यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जब हमने क्या किया, जब हमने ऑब्जेक्ट को इस तरह से लटकाया, उससे एक लाइन को गुजारा, उसे क्या कहा गया, लाइन ऑफ प्लम, ठीक है। ये एक डिफरेंट पॉइंट था। फिर हमने इसको ऐसे घुमा दिया, तो ये वाले पॉइंट से जो लाइन ऑफ प्लम गया था हमने उसको इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो गया, पहले वर्टिकल थी बाद में हॉरिजॉन्टल हो गई। अब हमने क्या किया
कि यहाँ ये जो पॉइंट था ये मे बी पॉसिबल, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आ जाए, ये मे बी पॉसिबल। मान लो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है, मान लो ये पॉइंट यहाँ आ गया। हमने क्या किया, फिर उस पॉइंट से एक लाइन ऑफ फ्लम को खींचा। तो जब हमने उस पॉइंट से लाइन ऑफ फ्लम को खींचा तो पहली वाली जो वर्टिकल लाइन ऑफ फ्लम थी, ठीक है, और बाद में जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ फ्लम है, जो वहां जो जहां उस नुक्ते जिस नुक्ते पर एक दूसरे को कोइंसाइड करती है, जहां पर एक दूसरे को काटती है, जहां पर एक दूसरे से मिलती है, ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे यहाँ पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। मतलब यहाँ पर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका बताया गया है। अब आप इसके आगे और क्या कर सकते हैं, इसको और रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, और रोटेट करेंगे तो एक अलग पॉइंट से गुजरेगा, फिर आप वहां से एक लाइन ऑफ फ्लम कीजिए, तो वो जहां पर कोइंसाइड करेगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, तो आंसर उस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत सारे ऑब्जेक्ट में सेम होती है, और हमारी जो अर्थ होती है, ठीक है, तो अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके लिए तो यही कंडीशन अप्लाई होती है कि उसमें सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो एक ही जगह कोइंसाइड होते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके पास में लॉज ऑफ मोशन, जो मैंने काफ़ी डिटेल में आपके साथ में डिस्कस किया हो, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको तमाम चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक्स कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और आपसे एक सवाल है कि इसकी एक्सरसाइज अभी बाकी है, अगर आप लोग खुद एक्सरसाइज करना चाहते हो जैसे मेरे लेक्चर्स पर से, तो मे बी पॉसिबल आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे कि सर आप एक्सरसाइज भी करवाइए, तो इंशाल्लाह आपके लिए एक लेक्चर मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, जिसमें लॉज ऑफ मोशन की पूरे एक्सरसाइज में करवा दूंगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि एक्सरसाइज आप खुद करोगे या हमें करना है, ठीक है, या मैं आपको करवाऊँ। इसके बाद में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे और बाद में चैप्टर हमारा मुकम्मल हो जाएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।